लड़ाई झगड़े का एप्पल, क्या ऐसा हो सकता है? और ये ऐसा वर्ड है जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया। कोलोकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स के पॉइंट से भी और क्लोज टेस्ट के पॉइंट से भी। जनता का जनता के द्वारा शासन है, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों पर जो शासन है उसको क्या बोले? जो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, सिम्टम्स को देखकर पता लगाते हैं, नॉलेज में लाते हैं कि क्या बीमारी है। जो नशा मुक्ति सेंटर होते हैं कि कोई इंसान नशा करने लग जाता है, उसके बाद में उसको नशा को छुड़ाकर उसको वापस उसी अवस्था में लेकर आते हैं। बंधन नहीं है जिसको त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है, डिजर्ट कर दिया गया है। बट ये जो इडियम है, ये इडियम रिवर्स साइकोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, हम बोलते हैं ना ये शरीर है मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो जब इंसान मिट्टी में मिल चुका है उसके बाद पब्लिश हुई है, वो क्या हो जाएगी? एग्जाम्पल 5 लोग हैं, तो एक का दूसरे तीसरे चौथे पांचवे के साथ, पहले तीसरे चौथे पांचवे सबका एक दूसरे के साथ, इसको बोला नहीं गया है लेकिन समझ लिया गया है, वो क्या हो गया? अब यहाँ पे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो बोलते हैं मैम आपने रूट वर्ड कराया था मैल, जिसका मतलब होता है बैड, पर यहाँ तो वो बैड नहीं है। मोनो, सिंगल, डाई, डबल, डाई, ट्राई, टेट्रा, राइट? 4 में वो भी हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और वो भी वर्ड्स हैं जो आगे आ सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम CPO 2023 का जो 5 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 9 सेट हुए थे आपके, 9 सेट्स आर देयर, जिसमें से 6 सेट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज ये 7th सेट है आपका, और जो 2 और बाकी है वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, CPO का एग्जाम आगे आने ही वाला है, 15 Feb को मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अभी से हमें तैयारी करनी है। क्लियर? आगे एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो उससे जस्ट पीछे जो एग्जाम जिसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि पहले क्या पूछा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, किस कैटेगरी से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसी से आप आगे एग्जाम की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसा हमारा पैटर्न रहता है, सबसे पहले वोकैबुलरी के टोटल 32 क्वेश्चंस हैं, ह्यूज वेटेज है वोकैबुलरी का। 1 वर्ड 6, इडियम फ्रेजेस 9, बहुत ज़्यादा इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं हर पेपर में, 9-10 आ रहे हैं। सिनोनिम 8 क्वेश्चन है, एंटोनिम 4 और स्पेलिंग एरर के 5 क्वेश्चंस, राइट? ग्रामर का क्वेश्चन बहुत ही कम है। ग्रामर का पोर्शन देखेंगे तो 8 ही क्वेश्चन पूछे हैं, 4 स्पॉटिंग एरर के और 4 इम्प्रूवमेंट के पूछे हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सेम ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट के दोनों सेम है, और जम्बल्ड आपका इसमें आया नहीं है। क्लोज टेस्ट और पैसेज एक पूछे हैं। पैसेज में जनरली पैसेज के अंदर से जो क्वेश्चन पूछने चाहिए वो इसमें नहीं पूछे हैं। पैसेज में भी थीम, टोन, टाइटल, सेंट्रल आइडिया और एंटोनिम, सिनोनिम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है बच्चे? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पहली चीज है किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट की। इन विच, जिसमें द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, जिसमें लोगों के पास में सुप्रीम पावर होती है, वेस्ट होती है, और एक्सरसाइज्ड बाय देयर इलेक्टेड एजेंट अंडर अ फ्री इलेक्टोरल सिस्टम। फ्री इलेक्टोरल सिस्टम के द्वारा वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं उनके द्वारा वो एक्सरसाइज होती है। यानी ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जनता का शासन है, जनता का जनता के द्वारा शासन है, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों पर जो शासन है उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ सभी में प्रीफिक्स क्रेसी, आर्की और क्रेसी। ठीक है, रूट वर्ड की बात करें तो आर्की और क्रेसी दोनों ही रूट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, शासन। क्या है? शासन। क्लियर? अब शासन किस किस का कैसे कैसे है ये भी देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है हमारे पास, इसको ठीक है। अब देखो यहाँ थोड़ा स्पेस हो गया,
ठीक है, ऑटोक्रेसी की बात करते हैं। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ, ऑटोमेटिक, सेल्फ। तो जिसमें एक पर्सन के पास में, सेल्फ के पास में, वन पर्सन के पास एब्सोल्यूट पावर हो जाती है, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ऑटोक्रेसी एक नेगेटिव वर्ड है, यानी डिक्टेटरशिप, जिसको हम बोलते हैं तानाशाही, डिक्टेटरशिप, टायरेनी, डेस्पोटिज्म, ठीक है, ये होता है ऑटोक्रेसी, जबकि इसमें ऐसा नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट आता है एनार्की। एनार्की में आर की रूट है, जिसका मतलब हो गया गवर्नमेंट, ठीक है। एन जो प्रीफिक्स है ये किसके लिए आता है? एब्सेंस, विदाउट, एब्सेंस या विदाउट, तो विदाउट गवर्नमेंट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट क्या हो जाएगा? एनार्की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अराजकता। क्या हो जाएगा? अराजकता। ये भी नहीं हो सकता। फिर आता है मोनार्की। मोनो मीन्स क्या होता है? आर्की का मतलब तो पता चल गया हमें, गवर्नमेंट होता है। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो सिंगल, डाई डबल, डाई ट्राई टेट्रा, राइट। मोनार्की टर्म यूज होता है किंग या क्वीन के शासन के लिए, ठीक है। तो मोनार्की भी नहीं है, वन सिंगल पर्सन का। राइट आंसर होगा डेमोक्रेसी। कैसे? डेमो का रूट क्या है? डेमो का रूट है पीपल। सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन पीपल। पीपल से हिंट मिला, डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी मतलब शासन, गवर्नमेंट बाय पीपल, गवर्नमेंट बाय पीपल क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। लोकतंत्र, जनतंत्र, डेमोग्राफी, जनसांख्यिकी, डेमागोग, भीड़ का लीडर, जनता का लीडर। तो डेमो, डेमी, डेमा इज यूज फॉर पीपल। रूट वर्ड क्या है? डेमो, डेमी, डेमा मीन्स पीपल। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, टू टेल द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय इट्स सिम्टम्स। सिम्टम्स को देख करके, सिम्टम्स को पहचान करके, आइडेंटिफाई करके पता लगाना कि कौन सी बीमारी है, किस तरह की बीमारी है, वो क्या होगा, ठीक है। अब देखो, डिजाइन का कोई लेना देना है? डिजाइन तो कोई भी डिजाइन हो सकता है, नहीं होगा। डिसाइसिव, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है डिसाइसिव। ज्यादातर लोग इसको डिसीजिव बोलते हैं, डिसीजिव नहीं है ये, डिसाइसिव। इंग्लिश की एक खास बात है कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही ध्यान दिया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि जो भी वर्ड्स प्रोनाउंस किए जाएं वो बहुत इजी वे में हो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बदलाव किए गए हैं। तो डिसाइसिव जितना बोलने में इजी है, डिसीजिव इतना इजी नहीं है। ये है डिसाइसिव, मतलब आप में एबल टू थिंक या डिसाइड क्विकली, किसी चीज को डिसाइड करने की जो क्षमता है, क्विकली डिसाइड करने की क्षमता के लिए आता है डिसाइसिव। डिसाइसिव एक्शन, कोलोकेशन हो जाएगा। सेटलिंग एन इशू, किसी इशू को सेटल करना, सेटलिंग एन इशू, ठीक है, ये नहीं होगा। डोसेज क्या होता है? डोज तो होता है ना, कितनी कोई दवाई है, किसको कितनी मात्रा में कितना लेना है, वो डोसेज हो गया, तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा डायग्नोसिस। अगर आप रूट वर्ड से देखेंगे तो कल ही शायद मैंने बताया था COGN या GNOS, ये आता है किसके लिए? नॉलेज के लिए, नॉलेज। इसी पेपर में है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, कॉग्न का मतलब क्या होता है? नॉलेज। तो ग्नोस या कॉग्न का मतलब होता है नॉलेज, राइट, समझ, अंडरस्टैंडिंग। डाया मीन्स हो गया थ्रू, ठीक है। तो सिम्टम्स के थ्रू हमें समझना है कि क्या नेचर है डिजीज का, वो क्या होता है? डायग्नोसिस। जो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं, सिम्टम्स को देखकर पता लगाते हैं, नॉलेज में लाते हैं कि क्या बीमारी है, वो क्या होता है? डायग्नोसिस। क्लियर? नेक्स्ट, सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, पब्लिक अटेंशन का सेंटर, राइट, ठीक है। अब देखो, एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी, एम्बी का रूट वर्ड में मतलब होता है बोथ, यानी कि ऐसी बात है जिसमें एक से ज्यादा मीनिंग आ रहा है या क्लियर मीनिंग नहीं आ रहा है। एम्बिग्विटी ऑफ स्पीच है जिसमें क्लियर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। बात क्या है? वेग है। क्या है? वेगनेस। वेगनेस को कौन बताता है? एम्बिग्विटी। क्लियर? फिर आता है ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी अननोन, ऑब्सक्योर अननोन,
राइट। फजीनेस किसी चीज की लैक ऑफ क्लैरिटी को बताता है, लैक ऑफ क्लैरिटी, अनक्लियर, लैक ऑफ क्लैरिटी होती है फजीनेस। राइट आंसर होगा लाइमलाइट। क्या होगा? लाइमलाइट। लाइमलाइट बोल सकते हैं, स्पॉटलाइट बोल सकते हैं, पब्लिक आई बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना यार उसको, वो हर बात को बीच बीच में आता रहता है, उसको तो लाइमलाइट में आने की आदत है। ठीक है, सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की आदत है, लाइमलाइट। ठीक है, नेक्स्ट, राजीव्स हैबिट ऑफ स्नियरिंग एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स ऑफन हर्ट्स अदर्स सेंटिमेंट्स। राजीव की जो हैबिट है, क्या हैबिट है कि वो स्नियर का मतलब होता है मोक मतलब किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, कि बिलीफ ऑफ अदर्स, जो जिस चीज से दूसरे लोग हर्ट होते हैं, उनके इमोशंस, उनके सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? हर्ट होते हैं। उनके इमोशंस, उनके सेंटिमेंट्स क्या होते हैं? हर्ट होते हैं, हर्ट करते हैं। क्लियर? यहाँ देखो, सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता, सर्टेन होना, निश्चित होना, ये नहीं होगा। क्लेवरनेस मतलब क्लेवर, चालाकी के लिए आता है। क्लेवरनेस किसके लिए आता है? चालाकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन होता है चीजों को डिसऑनेस्ट वे में, अनस्क्रूपुलस वे में मोल्ड करना, बदलना, मैनिपुलेट करना होता है मैनिपुलेशन। राइट आंसर होगा सिनिसिज्म। सिनिसिज्म ऐसा होता है जिसमें एक इंसान ऐसा बिलीव करता है कि कोई भी इंसान अपने फायदे के लिए काम करता है, दूसरों के हित में कोई कुछ नहीं करता है। जिसको हमेशा ऐसा ही लगता है, जो दूसरों में कमी निकालता है तो ये सोचता है कि यार इसका फायदा इसीलिए इसने किया, अदरवाइज किसी को क्या पड़ी है कुछ करने की। तो ऐसे बिलीव के लिए आता है सिनिसिज्म। क्लियर? नेक्स्ट, वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बैगिंग, जो एक जगह से दूसरी जगह पर भीख मांगने के लिए जाता रहता है। अब ये वर्ड जो है, ये आप अगर ये वर्ड देखोगे, ठीक है, इस वर्ड पे हम डिस्कस करते हैं, और ये ऐसा वर्ड है जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया। किसी भी एग्जाम में पिछले 25 सालों में ये वर्ड नहीं पूछा गया है। इसका आंसर मेंडिकेंट है, अभी बात करेंगे हम। ठीक है, ये मेंडिकेंट वर्ड किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो जो बच्चों को लगता है कि प्रीवियस ईयर से वोकैब आती है, तो बच्चे प्रीवियस ईयर के अलावा भी वोकैब आती है। और ये मेंडिकेंट वर्ड आपकी अवतार में एंट्री नंबर 4895 पेज नंबर 209 पे गिवन है। और आप देख सकते हैं ये वर्ड पहले कभी भी एग्जाम में नहीं आया हुआ। तो यहाँ से ये चीज़ समझनी है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं वो पढ़ने हैं, उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, और वो आपकी बुक अवतार में दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये इसका प्रूफ है। मैं प्रूफ लाई हूँ साथ में, क्योंकि आजकल सब प्रूफ से ही बात करनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे को बोलते हुए बहुत टाइम हो गया कि अवतार में वो भी हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, और वो भी वर्ड्स हैं जो आगे आ सकते हैं। तो आ सकते हैं, अभी मैंने 6 महीने पहले बोला, और ये वर्ड देखो आ भी गया है। और ये देख लो, सिनोनिम, एंटोनिम, कहीं पर भी ये वर्ड पहले किसी भी एसएससी नहीं, किसी भी एनडीए, सीडीएस, एफकैट, बैंक, किसी एग्जाम में आया हुआ नहीं है। और इसका रूट वर्ड मेंट है, जिसका मतलब होता है फॉल्ट, लाइंग। जैसे मेंडिशियस, मेंडिशियस क्या होता है? नॉट टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, तो मेंड रूट वर्ड में ये वर्ड भी गिवन है। तो अवतार से बाहर कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो, मीसोगैमिस, मीसो मतलब होता है हेट, गैमी क्या होता है? मैरिज। वन हु हेट्स मैरिज, वन हु डिसलाइक्स मैरिज क्या हो जाएगा? मीसोगैमिस्ट। मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस क्या होता है? वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल अबाउट एवरी डिटेल, जो सारी डिटेल के बारे में बहुत केयरफुल रहता है, वो क्या होता है? मेटिक्यूलस। राइट। मैलिएबल का भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैलिएबल का मतलब होता है जिसको इजीली चेंज किया जा सके, किसी आइडिया को, किसी बात को बहुत जल्दी चेंज किया जा सके, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके, एक मीनिंग। दूसरा, कोई मेटल है उसको बिना तोड़े
बिना तोड़े उसकी फिजिकल अपीयरेंस में बदलाव किया जा सके, वो क्या होता है, मैलिएबल। अब यहाँ पे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो बोलते हैं मैम आपने रूट वर्ड कराया था मैल, जिसका मतलब होता है बैड, पर यहाँ तो वो बैड नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ कुछ और है। वो क्या है, यहाँ ये मैलिएबल बना है मैलियस से। मैलियस का मतलब होता है हैमर, हैमर माने हथौड़ा, ठीक है। हैमर क्या करता है, चीजों की शेप को चेंज करने के लिए, किसी को चपटा बनाने के लिए, किसी को गोल बनाने के लिए, किसी को स्क्वायर बनाने के लिए यूज किया जाता है, हैमर यूज किया जाता है। तो वहीं से मैलियस से ही क्या बन गया, मैलिएबल, जिसकी संरचना में, जिसके अपीयरेंस में बिना तोड़े क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके, जिसको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सके, जिसको इजीली बदला जा सके, क्या बन गया, मैलिएबल। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वर्ड आता है मेंडिकेंट। अब आप सोचोगे मैम मेंडिकेंट वर्ड का मतलब तो होता है भीख मांगने वाला, जिसको वैगरेंट बोलते हैं, बैगर बोलते हैं, बैगर बोल रहे हैं, ठीक है। पर इसका फॉल्ट से क्या लेना देना है, इसका फॉल्ट से क्या लेना देना है। देखो मेंड मतलब क्या हो गया, फॉल्ट। सोचो क्या कोई लेना देना हो सकता है। हाँ देखो, कहीं जैसे जो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि वर्ड्स जो हैं वो कब किस सिचुएशन में बने हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो उस सिचुएशन, उस धारणा, उस बातों के अकॉर्डिंग उस वर्ड को बनाया गया, फिर वो यूज़ में आने लग गया, राइट। इसके पीछे ये धारणा है, ये बात है कि जो दोष मानते हैं कि हम भी ऐसा बोलते हैं बहुत बार कि भिखारी होकर भीख मांगना बहुत आसान है और हार्डवर्क करना मुश्किल है। तो भीख मांगना, मेंड मतलब फॉल्ट या दोष, मतलब भीख मांगने को कैसे क्या मान रहे हैं हम, दोष, एज ए दोष मान रहे हैं, ठीक है, कि ये फॉल्ट है, कि भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, ये एक फॉल्ट है कि आप भीख मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो भीख, आप मेहनत करो, आप हार्ड वर्क करो। क्लियर। तो वहां से मेंडिकेट बना, अ पर्सन हु इज प्रोन टू बैगिंग क्या हो जाएगा, भिखारी, बैगर, पैन हैंडलर। क्लियर। एंटोनिम बना बेनेफैक्टर, जो दूसरों की बहुत मदद करता है, वन हु डू गुड टू अदर्स। बेने माने गुड और फैक्ट माने टू डू, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिला माने लव, एंथ्रोप माने मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मैनकाइंड की हेल्प करता है, मैनकाइंड को, मानवता को प्यार करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, जैसे बिल गेट्स है। क्लियर। समझ में आया कि कितना इंटरेस्टिंग है। जब आप रूट वर्ड से, ऑरिजिन से पढ़ते हो तो वर्ड्स लंबे टाइम तक याद रहते हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अब आप यहाँ से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अमेंड में मेंड का मतलब फॉल्ट कैसे हुआ और ये अमेंड कैसे बना, ये आपको कमेंट सेक्शन में अमेंडमेंट आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो, अमेंड आपने सुना भी है ना। तो यहाँ से आपको खुद रिलेट करके बताना है और आई एम श्योर आप रिलेट भी कर पाओगे, ठीक है। नहीं कर पाओगे तो मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर ऑथर्स डेथ। ठीक है, एक ऐसी बुक जो ऑथर की डेथ के बाद पब्लिश की गई हो। जैसे क्या होता है कि कोई भी ऑथर कोई बुक लिख रहा है, उसने बुक जो है वो बिल्कुल उसकी बुक अबाउट टू कंप्लीट है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से अनएक्सपेक्टेडली उस पर्सन की डेथ हो गई, तो वहाँ जो एडिटर, जो बाकी लोग हैं, उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए उस बुक को पब्लिश कर देते हैं। यानी ऑथर तो अब जिंदा नहीं है, ऑथर के मरने के बाद उस बुक को पब्लिश किया गया, राइट। तो पोस्ट जो रूट, मरने के बाद, पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर। ठीक है, अब इसको समझो। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट, क्या होता है पोस्ट ग्रेजुएट? पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट के बाद। देखो आफ्टर से हमें हिंट मिली है, पब्लिश्ड आफ्टर। आफ्टर के लिए रूट वर्ड क्या आता है, पोस्ट। पहले बिफोर के लिए रूट क्या आता है, प्री। पोस्ट ग्रेजुएट है ना। पोस्टमार्टम सुना है आपने, पोस्टमार्टम क्या होता है, मोट माने डेथ, डेथ के बाद जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम। यानी पोस्ट का मतलब क्या हुआ, बाद, आफ्टर। वॉर के बाद, पोस्ट वॉर। पोस्ट बेलम, बेल माने वॉर, पोस्ट बेलम। एंटी बेलम वॉर के पहले, वॉर के बाद पोस्ट बेलम।
क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर सुपर नेचुरल तो नहीं होगा, सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, पब्लिकेशन ये नहीं है। प्रीडिसेसर जो वंशज पहले वाले, प्री मतलब पहले, डिसेस माने टू गो, जो पहले चले गए हैं वो प्रीडिसेसर, ये भी नहीं होगा। अब आप सोचोगे मैम पोस्ट तो इसने दो जगह पोस्ट है और ये पोस्ट हमें कंफ्यूज कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब इस कंफ्यूजन को भी दूर कर देते हैं। अगर आप रूट वर्ड से पढ़ोगे, अगर आप रूट वर्ड से पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पोस्ट दोनों में आफ्टर है। ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? मिट्टी। जब कोई इंसान मिट्टी में मिल गया है उसके बाद, चाहे किसी इंसान को दफनाया जाए, चाहे किसी इंसान को जलाया जाए, हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है उसको कहाँ मिल जाना है? मिट्टी में मिल जाना है एक दिन। ठीक है, हम बोलते हैं ना ये शरीर है मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो जब इंसान मिट्टी में मिल चुका है उसके बाद पब्लिश हुई है, वो क्या हो जाएगी? पोस्ट ह्यूमस। ठीक है, अब आता है पोस्ट ह्यूमन क्या है। देखो पोस्ट ह्यूमन अभी कोई ऐसा स्टैंडर्ड कोई वर्ड है नहीं, लेकिन अगर हम इसको समझें तो ये इसका मीनिंग ये है कि जब ह्यूमन नहीं रहेंगे, जैसे अब डायनासोर नहीं है तो पोस्ट डायनासोर हो गया, तो जब ह्यूमन ही नहीं रहेंगे, सब मशीनें, एआई, सब कुछ टेक्निक रहेंगी, इंसान नहीं है, उसके बाद का जो एरा होगा, उसके बाद का जो युग होगा, उसके बाद का जो एरा होगा, दैट इज पोस्ट ह्यूमन। ठीक है, तो ये तो बात नहीं कर रहा है ना, ये तो बोल रहा है एक पर्सन जिसकी बुक उसके मरने के बाद पब्लिश हो। तो मरने के बाद यानी उसके मिट्टी में मिलने के बाद पब्लिश हो रही है, यानी क्या हो गई? पोस्ट ह्यूमस। और पोस्ट ह्यूमन एक ऐसा युग जिसमें ह्यूमन नहीं रहे, उसके ह्यूमन नहीं रहने के बाद का युग बने, वो क्या होगा? पोस्ट ह्यूमन। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ, नेक्स्ट फिट एज ए फिडल। अब देखो इसने क्या किया है, फिट एज ए फिडल एक बार और ऑप्शंस को चेंज करके दूसरी बार। एक ही पेपर में दो इडियम सेम दिए हैं, एक ही पेपर में दो इडियम सेम दिए है। ऐसा ही इस पेपर में आगे चल के फ्यूचर परफेक्ट के टेंस के स्ट्रक्चर एक ही पेपर में दो क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल लगभग सेम थे वो भी क्वेश्चन, और यहाँ तो ये एकदम ही सेम क्वेश्चन है। फिट एज ए फिडल। फिट एज ए फिडल क्या होता है? फिडल क्या होता है? वायलिन होता है जिसके तार जब प्रॉपर फिटिंग में हो तभी वो प्ले करता है, तभी उसमें अच्छी सुरीली आवाज आती है। अगर उसकी ये प्रॉपर नहीं हो वायर तो सुरीली आवाज नहीं निकलती है। वैसे ही जब कोई इंसान अच्छी हेल्थ में होता है, अच्छी गुड हेल्थ में होता है, तभी वो अच्छे से काम कर सकता है, तभी वो अच्छे से बात कर सकता है, तभी वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी फिट एज ए फिडल का मतलब क्या हो गया? अच्छी हेल्थ में होना, यानी टू बी इन गुड हेल्थ। इन द पिंक, इन द पिंक मैंने पहले भी करवाया है, पिंक, इन द पिंक ऑफ समथिंग। पिंक जब हम हेल्दी होते हैं, जब हम हेल्दी होते हैं, अच्छी हेल्थ में होते हैं, गुड हेल्थ में होते हैं, तो हमारी स्किन का कलर पिंकिश हो जाता है, ब्लड फ्लो बहुत फास्ट हो जाता है। तो इन द पिंक भी वही है फिट एज ए फिडल, राइट। यहाँ पर देखो इन गुड हेल्थ, सिर्फ ऑप्शंस चेंज किए हैं, एक ही पेपर में दो इडियम्स आ गए, यानी जिस बच्चे को एक आ रहा था उसके दूसरे फ्री के मार्क्स हो गए। ठीक है, ही वॉज फिट एज ए फिडल व्हेन ही केम बैक फ्रॉम अब्रोड। वो जब अब्रोड से वापस आया था तो वो बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट हेल्थ में था। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़े का एप्पल, क्या ऐसा हो सकता है? हुआ था। कब हुआ? देखो जब पेलियस और थेटिस की शादी हो रही थी, पेलियस और थेटिस की जब शादी हो रही थी, तो जो गॉडेस है इरिस, गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, इसको उस शादी में नहीं बुलाया। ये लड़ाई का ही कारण गॉडेस मानते थे इसको। इरिस को शादी में नहीं बुलाया, तो इरिस ने क्या किया? उसको आया गुस्सा, मुझे शादी में नहीं बुलाया। उसने क्या किया? शादी के अंदर गोल्डन कलर का एप्पल, गोल्डन कलर का एप्पल फेंक दिया और उस पे लिख दिया टू द मोस्ट ब्यूटीफुल। टू द मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर के लिए। अब वहां पर प्रेजेंट थी हीरा, एथीना और एफ्रोडाइटी।
तो वो उसने बोला ये मेरे लिए है, दूसरे ने बोला मेरे लिए है, और इन तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई, डिस्कॉर्ड, डिस्प्यूट, कलह का कारण बन गया कि ये एप्पल मेरे लिए है या तुम्हारे लिए। इन तीन, क्योंकि एक चीज़ है, तीन लड़कियां हैं, तीन गर्ल्स हैं, उनके बीच में आ गया है तो वो झगड़े का कारण तो बनना ही है। और उसमें ये और लिखा है टू द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर द फेयरेस्ट, ठीक है। तो लड़ाई का कारण, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का, लड़ाई का, विवाद का कारण जो है उसको क्या बोलेंगे? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। समझ में आया? तो देखो इडियम्स जो होते हैं वो लिटरल नहीं होते हैं। एप्पल माने सेब, डिस्कॉर्ड माने लड़ाई, तो आप अगर ऐसे पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। आपको उस इडियम के पीछे की कहानी, उसका ओरिजिन अगर पता होगा तो दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार में याद हो जाएगा। क्लियर? यहाँ देखो, कॉज या रीजन ऑफ क्वारल, झगड़े का, विवाद का कारण। The wealth of father becomes an apple of discord between two brothers. फादर की वेल्थ भाइयों के बीच में झगड़े का, लड़ाई का कारण बनी। क्लियर है? हाँ। नेक्स्ट इडियम है कम वॉट में। कम वॉट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा करके ही मानूंगा, मैं ऐसा करूंगा ही। कम व्हाट में, ठीक है। नो मैटर व्हाट हैपन्स, कुछ भी घटित हो जाए मैं ऐसा करूंगा ही। कम व्हाट में, ठीक है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आई शैल बी देयर टुनाइट, मैं टुनाइट वहां होऊंगा। कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, क्रिस्टी शुड डिस्कस दिस विद हर फेस टू फेस। हम जैसे बोलते हैं यार, कोई बात हो जाती है कि यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर हम बोलते हैं कि यार फोन पे नहीं यार, तो आजा हम सामने, अपन दोनों सामने बैठ के एक आमने सामने बात करेंगे। आमने सामने यानी फेस टू फेस बात करेंगे। फेस टू फेस का मतलब फोन पे और या किसी मैसेज पे, चैट पे नहीं, सीधा फेस टू फेस। तो क्या हो जाएगा? ए, विद अनदर पर्सन इन देयर प्रेजेंस रेदर देन से बाय फोन और लेटर। फोन लेटर से नहीं, सीधा आमने सामने। सिंपल है ये तो, लिटरल फेस टू फेस। वी हैव स्पोकन ऑन द फोन, हमने फोन पे बात की है लेकिन कभी फेस टू फेस बात नहीं की। क्लियर? नेक्स्ट, she can't make up her mind where to go for her summer vacation. वो अपना माइंड नहीं बना पा रही है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, वो डिसीजन नहीं ले पा रही है कि समर वेकेशन में कहाँ जाए। ठीक है, तो मेकअप हर माइंड का मतलब क्या होता है कि डिसाइड करना, जो भी चॉइसेस है। मेकअप हर माइंड का मतलब होता है मेक अ डिसीजन, एक डिसीजन लेना। डिसीजन होता है लेकिन डिसाइसिव होता है, याद रखना मेरे बच्चे, अभी अभी बताया डिसाइसिव होगा, डिसिसिव नहीं होगा। डिसाइड ऑन अ सुटेबल पार्लर, डिसाइड हाउ टू डू हर मेकअप, बैग इंगेज हर माइंड नहीं होगा, राइट आंसर होगा ए। डिसाइड बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स और कम टू अ डिसीजन। ऑल्टरनेटिव्स में डिसाइड करना और एक डिसीजन पे आना क्या होता है? मेकअप हर माइंड। नेक्स्ट, हाँ, शी मेड अप हर माइंड टू टेक डांसिंग लेसन्स। उसने डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया कि वो डांसिंग लेसन्स सीखेगी। नेक्स्ट, ब्रेक अ लैग, अच्छा इडियम है, ठीक है, और बिल्कुल ही उल्टा मीनिंग है। ब्रेक अ लैग और मीनिंग होता है किसी को गुड लक विश करना। तो कुछ लोग आपको बोलेंगे डायरेक्ट रट लो, वो तो रटना एक लास्ट ऑप्शन है ही, बट ये जो इडियम है, ये इडियम रिवर्स साइकोलॉजी पे बेस्ड है। रिवर्स साइकोलॉजी, आप जानते होंगे कि कुछ लोगों की ऐसी, आपके आसपास भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी रिवर्स साइकोलॉजी होगी, और पहले कुछ लोगों की ऐसी रिवर्स साइकोलॉजी थी थिएटर से रिलेटेड। जो लोग थिएटर पे परफॉर्म करने जाते थे, तो जब वो स्टेज पे जाते तो ऐसा बोलते थे कि उनको गुड लक विश करना, कि बहुत अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक विश करना नेगेटिव होता था। ये मतलब नेगेटिव मानते थे कि बेस्ट ऑफ लक विश मत करो, उल्टा बोलो कि कुछ गलत हो। ठीक है, आप गलत बोलोगे तो अपने आप सही हो जाएगा, ऐसा उनकी मेंटालिटी थी, जिसको रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं।
ठीक है, रिवर्स साइकोलॉजी की वजह से कि वो अच्छा विश करने के लिए क्या बोलते हैं, ब्रेक अ लेग, ठीक है, बट इसका मीनिंग क्या हुआ, टू विश समवन गुड लक। क्लियर है स्टूडेंट्स? ब्रेक अ लेग शाउटेड अ स्टेज मैनेजर टू द हीरोइन। किसी को गुड लक विश करना क्या होता है, ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट, टू हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब नेल को अगर आप नेल पे आप बिल्कुल हेड पे हिट करोगे थोड़े से, तभी वो सही जगह पहुंचेगी। इधर उधर अगर आप के हाथ से हथौड़े से इधर उधर जाएगा हाथ, तो वो सही एग्जैक्ट प्रिसीजन नहीं होगा, राइट तो बिल्कुल एक आइडिया, बिल्कुल प्रिसाइज आइडिया, बिल्कुल प्रिसाइज और एग्जैक्ट डिटेल किसी चीज़ की होती है, बिल्कुल सही जो डिटेल सही जगह पर सही बात सही टाइम पर बोलना करना क्या होता है, टू हिट द नेल ऑन द हेड, राइट, टू एक्सप्रेस एन आइडिया विद ग्रेट प्रिसीजन। यहाँ देखो ये हो गया हिट द नेल ऑन द हेड, एग्जैक्टली राइट आंसर। The Lady Gaga costume for the Met Gala really hit the nail on her head for this year's theme. बिल्कुल उसी थीम पे एग्जैक्ट थी। हाँ नेक्स्ट, थ्रू संचित स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड्स, संचित अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा रहता है, स्टैंड्स खड़ा रहता है, थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर परिस्थिति में, सम और विषम, थिक और थिन मतलब अच्छी और बुरी दोनों कंडीशन में संचित एक ऐसा बच्चा है, एक ऐसा इंसान है जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है। यानी कि वो क्या नहीं है, वो फेयर वेदर फ्रेंड नहीं है। फेयर वेदर फ्रेंड कौन से होते हैं, जब आपकी सिचुएशन अच्छी हो, आपका अच्छा चल रहा हो तो आपके साथ रहेंगे, अदरवाइज भाग जाएंगे छोड़ के, मौसम के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। फेयर वेदर फ्रेंड है ना, वेदर साफ है तो फ्रेंड है, वेदर बिगड़ा फ्रेंडशिप चली गई, ठीक है, अच्छी परिस्थितियों में साथ है, थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत हुई, छोड़ के भाग गया। छोड़ के कहाँ भाग जाता है, ठीक है, लेफ्ट इन लर्च। लेफ्ट इन लर्च का मतलब क्या हुआ कि आपको मझधार में, बीच बचाव में, मतलब बहुत ही बेकार सिचुएशन में छोड़कर चला गया, लर्च, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये संचित ऐसा है जो बीच में छोड़ के भागने वालों में से नहीं है, जो हमेशा रहता है साथ में दोस्तों के। इसका रीज़न जो है वो इंग्लैंड के जो फॉरेस्ट है उन्हीं से बताया गया है कि इंग्लैंड में जो फॉरेस्ट कहीं तो बहुत ही थिक फॉरेस्ट है और कहीं बिल्कुल घास है, कहीं थिक कहीं थिन है। तो अगर आपको वहाँ जाना है, उस जर्नी को पूरा करना है, तो आपको सभी कंडीशंस को पार करना होगा, अच्छी और बुरी, मतलब घने जंगल भी होंगे और सिर्फ घास भी रहेगी। तो वहीं से बना है थ्रू थिक एंड थिन, यानी सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस क्या बना है, थ्रू थिक एंड थिन। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, हाँ, द विल हेल्प हर थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट, अब आते हैं सिनोनिम के क्वेश्चन। सिनोनिम, she has become a familiar figure in the world of politics. वर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स की दुनिया में वो एक फैमिलियर फिगर बन गया, यानी उसको अब सभी जानते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो उसको नहीं जानता हो, राइट। सबसे पहले देखो फैंसी। फैंसी का मतलब होता है टू वांट समथिंग, किसी चीज़ को चाहना कि ये चाहिए, वांट समथिंग होता है फैंसी, ये नहीं होगा। लेजेंड एक तो मिथ हो गया, कोई भी एंशिएंट की स्टोरी जो सही भी हो सकती है नहीं भी हो सकती। दूसरा कोई फेमस पर्सन के लिए भी लेजेंड आता है, तो वो भी नहीं है। एलिवेटेड मतलब हाई रैंक का होना, हाई रैंक मतलब नॉर्मल से ऊपर, एलिवेट, राइट, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा नोन, मतलब जिसको सभी जानते हैं, जो फैमिलियर है, कॉमन है, नॉन है, दैट इज फैमिलियर। Next, the book narrated the athlete's prowess in a lucid manner. बुक ने नरेट किया एथलीट की प्रावेस को बहुत ही ल्यूसिड, बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट तरीके से, ल्यूसिड मतलब बहुत ही स्पष्ट तरीके से, क्लियर तरीके से बुक ने एथलीट की प्रावेस मतलब देखो, ग्रेट स्किल ऑफ डूइंग समथिंग, किसी चीज को करने की कला होना, ठीक है। एथलीट प्रावेस ये कॉलोकेशन है, एथलीट प्रावेस हो सकता है, ठीक है, एकेडमिक प्रावेस हो सकता है,
स्पॉटिंग प्रावेश हो सकता है, स्पॉटिंग प्रावेश हो सकता है। तो ग्रेट स्किल ऑफ डूइंग समथिंग प्रावेश हो गया, स्किल बोल सकते हैं हम, एबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चे? हाँ, अब यहाँ देखो, रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगा, एक्सेप्शनल, अफ्लुएंट मतलब वेल्दी ये नहीं होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं होगा, एक्सेप्शनल मास्टरी, एक्सेप्शनल मास्टरी किसी भी चीज को करने की बहुत ग्रेट स्किल, यानी एथलीट प्रावेश है उसका, एथलेटिक्स में क्या है वो बहुत ही अच्छी स्किल है। यहाँ देखो ये भी कोलोकेशन यूज हुआ है। कोलोकेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स के पॉइंट से भी और क्लोज टेस्ट के पॉइंट से भी। आप कोलोकेशन को नजरअंदाज मत करें। कोलोकेशन पे बेस्ड अभी रिसेंट एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं और मैं 10 साल से कोलोकेशंस पढ़ा रही हूँ, बच्चे को बोल रही हूँ कि कोलोकेशन पढ़ो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी अपनी क्लोज टेस्ट की बुक में पूरी लिस्ट भी गिवन है क्लोज कोलोकेशंस की। नेक्स्ट, शी हैज़ नो डिजायर फॉर मनी, उसकी मनी के लिए कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। डिजायर होना मतलब किसी चीज को चाहना, वांट करना, ठीक है, लॉन्गिंग, यर्न, हमने लास्ट पेपर में किया था, यर्न, कीन डिजायर था ना वहां पर। तो डिसगस्ट और डेस्पाइज, डिसगस्ट और डेस्पाइज होता है डिसलाइक करना, हेट करना, ये तो लगभग एंटोनिम हो गए। केयर मतलब केयर होता है, राइट आंसर होगा विश, ठीक है। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेट, रिहैबिलिटेट होता है, री मतलब अगेन, वापस पुनः उसी अवस्था में आना। रिहैबिलिटेट जैसे सेंटर्स होते हैं जो नशा मुक्ति सेंटर होते हैं, कि कोई इंसान नशा करने लग जाता है, उसके बाद में उसको नशा को छुड़ाकर उसको वापस उसी अवस्था में लेकर आते हैं, रिहैबिलिटेट, वापस उसी अवस्था में आना रिहैबिलिटेट हो गया। यहाँ देखो डिक्लाइन, डिक्लाइन का एक मीनिंग होता है रिजेक्ट, किसी चीज को रिजेक्ट करना, और डिक्लाइन का दूसरा मीनिंग होता है ग्रेजुअली डिक्रीज होना, ग्रेजुअली डिक्रीज, डिक्लाइन। डेवलप का मतलब तो आगे बढ़ना, विकास हो जाएगा। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब होता है एक्सॉनरेट, दोष मुक्त कर देना, बरी कर देना, दोष मुक्त कर देना, एब्सॉल्व, एक्सॉनरेट, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? री इंस्टॉल, वापस इंस्टॉल करना, री इंस्टॉल, ठीक है। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है, द प्लेन क्रैश वॉज अ हैरोइंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, जो भी इन्वॉल्व थे उन सभी के लिए बहुत ही भयानक, शॉकिंग, वेरी फ्राइटनिंग, वेरी शॉकिंग, बहुत ही पेनफुल, बेकार एक्सपीरियंस रहा। हैरोइंग बहुत अच्छा वर्ड है और कोलोकेशन है, हैरोइंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीमली वेरी शॉकिंग बोल सकते हैं, फ्राइटनिंग बोल सकते हैं, बहुत ही अपसेट कर देने वाला एक्सपीरियंस होता है हैरोइंग एक्सपीरियंस। हैरोइंग हम बोल सकते हैं, टॉर्चरिंग हो सकता है ना, टॉर्मेंटिंग हो सकता है, एगोनाइजिंग हो सकता है। एगोनाइजिंग क्या होता है? बहुत ही पेन देने वाला। एगोनाइजिंग क्या होता है? बहुत ही पेनफुल, राइट। अब देखो इसमें बाकी ऑप्शंस पे देखते हैं। सैड माने दुखी, ये नहीं होगा। ऑसम मतलब ऑसम, शानदार, वेरी गुड, ये नहीं होगा। एक्सटर्मिनेट, किसी चीज को हटा देना, एक्स माने आउट, टर्मिन मतलब बाउंड्री, मतलब उसको बाउंड्री से बाहर निकाल देना, कंप्लीटली उसको हटा देना। बहुत सारे किसी एनिमल को मार देना, किसी समुदाय के लोगों को हटा देना, वाइप आउट कर देना। वाइप आउट कर देना क्या होता है? एक्सटर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब टर्मिन होता है बाउंड्री, रूट वर्ड में टर्मिन क्या है? बाउंड्री। तो ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग इज एक्सट्रीमली पेनफुल। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर सिनोनिम पूछा है आपसे फैक्चुअल का। फैक्चुअल का सिनोनिम आपसे पूछा है, यहाँ स्पेस नहीं बचा, ठीक है। फैक्चुअल का सिनोनिम पूछा है, जो वर्ड्स गिवन है उनमें से। फैक्चुअल होता क्या है? फैक्चुअल इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन
फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स क्या हो जाएगा, फैक्चुअल। जो फैक्ट पे बेस्ड है, थ्योरी पे बेस्ड नहीं है, फैक्ट पे बेस्ड है, राइट। अब देखो, द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस एंड रिगोरस एक्सपेरिमेंटेशन। देखो यहाँ पर रिगोरस, यहाँ जो मीनिंग है रिगोरस का वो थोरो है, जैसे थोरो डिटेल होती है ना, बहुत कंप्लीट थोरो। रिगोरस का एक और मीनिंग स्ट्रिक्ट भी होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत है, ये भी नहीं होगा। फिर होता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन थ्योरी, थ्योरी पे बेस्ड है, ये हाइपोथेसिस है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा इंपेरिकल, इंपेरिकल इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स, जो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, थ्योरी सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, फैक्ट पे बेस्ड है, उसका लगभग क्या हो गया है, सिनोनिम, इंपेरिकल। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस का रिमाइंड, रिमेंबर, जो एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग पास्ट इवेंट्स जो है, याद करना, क्या होता है, रिमिनिसेंस, रिमेंबर, मेमोरी, मेमवा, राइट। ऑब्लिवियन तो क्या हो जाएगा, फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेट कर जाना। बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस विश टू डू गुड टू अदर्स। बेने माने गुड, बेने माने गुड, वॉल माने टू विश, वॉल माने टू विश, बेने माने गुड, वॉल माने टू विश। हार्श मतलब तो हार्श होता ही है, रफ होता है हार्श। तो यहाँ क्या पूछा है हमसे, सिनोनिम पूछा है, दैट इज रिमेम्बरेंस। क्लियर, हाँ। नेक्स्ट, द डिसीजन टू इंगेज इन एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज टैसिट। डिसीजन इंगेज करना किसमें, इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, वो क्या था, टैसिट था। टैसिट में रूट वर्ड, टैसिट में रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड है, जो ही रूट वर्ड टैसिटर्न में है। टैसिटर्न क्या होता है, जो कम बोलता है, रेटिसेंट जो होता है, जो कम बोलता है, रेटिसेंट या टैसिटर्न। रूट वर्ड टैसिटियर का मतलब होता है बी साइलेंट, जो चुप रहता है, जो चुप रहता है वो क्या हो गया, टैसिटर्न या रेटिसेंट, कम बोलने वाला, ठीक है। अब देखो, टैसिट में रूट वर्ड है साइलेंट, यानी जिसको बोला नहीं गया है लेकिन वो अंडरस्टूड है कि ऐसा करना है, ठीक है, उससे वही सिचुएशन, वही मीनिंग, वही भाव बन रहा है, वो क्या हुआ, टैसिट, ठीक है। वैसा किया नहीं गया लेकिन वो अंडरस्टूड है कि ऐसा करना है, जिसको बोला नहीं गया है लेकिन समझ लिया गया है, वो क्या हो गया, टैसिट। तो यहाँ देखो, इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, टैसिट अप्रूवल हो सकता है, ठीक है। कई बार अप्रूवल के लिए नहीं कि बोल के करना पड़े, वो इम्प्लाइड होता है, टैसिट अप्रूवल। क्लियर। नेक्स्ट, एंटोनिम, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है, जो जेन्युइन है, रियल है, ट्रू है, ओरिजिनल है, ठीक है, जो फेक नहीं है, नॉट फेक, नॉट काउंटरफीट, नॉट फेक, नॉट काउंटरफीट क्या होता है, ऑथेंटिक। तो जेन्युइन क्या हो जाएगा, सिनोनिम। बेसिक तो बेसिक हो गया, डिफरेंट अलग, राइट आंसर हो जाएगा फेक। जो फेक है, काउंटरफीट है, वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम। आप यहाँ पर देखेंगे एंटोनिम के लगभग हर क्वेश्चन में एक सिनोनिम का ऑप्शन दिया है, और वो इसलिए दिया है कि बच्चा वहाँ पर सिली मिस्टेक करे। तो आपको इस चीज़ को खास तौर से ध्यान रखना है कि एंटोनिम में एक एंटोनिम पूछा है तो सिनोनिम वहाँ पर एक रेड हेरिंग या आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको गलत आंसर पे ले जाने के लिए दिया है। तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पेपर को करना है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट, इंक्विजिटिव, सेम यही चीज है। देखो इंक्विजिटिव क्या होता है, क्यूरियस होता है, जिज्ञासु है ना, जो हर चीज को ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, जैसे बच्चा होता है वो बार बार पूछता रहता है, इंक्वायर करता रहता है कि मम्मा अब ये हो गया, अब क्या होगा, ये क्यों बना, ये ऐसे क्या हुआ, जो जानना चाहता है, जो क्यूरियस होता है। अब यहाँ एंटोनिम पूछा है ना, पर यहाँ पर ये सिनोनिम दे दिया, ठीक है। तो इस चीज से बच के रहना मेरे बच्चे। इनोसेंट मतलब मासूम होता है। स्टूडियस जो पढ़ाकू है, स्कॉलरली है, स्टूडियस है, ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा इनडिफरेंट, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अनकंसर्न्ड है, इनडिफरेंट है, अनइंटरेस्टेड है, ये इसका एंटोनिम बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, अपनी जॉब होने के बाद, एंड हिज होम, और अपना घर खोने के बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने पाया खुद को, डेस्टिट्यूट, गरीबी में, एंड लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स, और वो कहाँ रह रहा है, सड़कों पे। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, पेनीलेस, इम्पोवरिश्ड, इम्पोवरिश्ड, ठीक है। इम्पोवरिश्ड हो गया, पेनीलेस हो गया, डेस्टिट्यूट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ग्लोरियस, जो ग्लोरी, सम्मान, ऑनर से रिलेटेड है। डिस्टर्ब तो डिस्टर्ब हो गया। रेडिक्यूलस जो अबसर्ड है, बेतुका है, अबसर्ड, बेतुका, रेडिक्यूलस, ठीक है। राइट आंसर होगा अफ्लुएंट, अफ्लुएंट यानी गरीबी में, और ये बिल्कुल वेल्दी, प्रॉस्पेरस, रिच, खूब पैसा होना, वेल्दी होना, अफ्लुएंट। फ्लू मतलब रूट वर्ड FLU मतलब टू फ्लो, जिसमें पैसे का फ्लो हो, बहुत सारा फ्लो हो, बहुत पैसा हो, अफ्लुएंट, वेल्दी, रिच। क्लियर? नेक्स्ट, he is so stingy that I have never seen him spending money on basic necessities. वो इतना कंजूस है कि मैंने उसको बेसिक नेसेसिटीज पे भी पैसा खर्च करते हुए नहीं देखा। स्टिंजी का मतलब क्या होता है, माइजरली, बहुत ही कंजूस, थ्रिफ्टी, फ्रगल, ठीक है ना। माइजरली में ध्यान रखेंगे, ये LY होने के बावजूद भी एडजेक्टिव है, फ्रेंडली, माइजरली, कावर्डली, ठीक है। अब देखो, ऑब्नॉक्सियस, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, रिपल्सिव, अनप्लेजेंट, रिपल्सिव, ऑब्नॉक्सियस होता है, ये नहीं हो सकता। इनडिसेंट, नॉट डिसेंट, इमोरल, इमोरल, ठीक है, अनप्लेजेंट, ये लगभग वही हो गया। विकेड, विकेड होता है इविल, मॉरली बैड, दुष्ट, विकेड हो गया, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है लग्जरी पे, दूसरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, वो होता है एक्स्ट्रावेगेंट। ज़रूरत नहीं है फिर भी चीज़ें खरीद के ला रहा है, लग्जरी, लैविश, लैविश तरीके से जो रहता है, बहुत पैसा खर्च करता है, दैट इज़ क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है यहाँ। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी स्कूल हॉलिस्टिकली मतलब कंप्लीट, उसमें मैं किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा नहीं सोचते, पूरा एज ए होल देखना। सिम्बायोटिक मतलब, सिम मतलब विद, बायो मतलब लाइफ, यानी कि जब दो से ज़्यादा लोगों की लाइफ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो वो सिम्बायोसिस रिलेशन होता है, आप पढ़ते होंगे ये, तो वही से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। कंटूअर, कंटूअर क्या होता है, किसी चीज़ की रूपरेखा, आउटलाइन, जो एक आउटर जो एज है उसके लिए आता है। मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। क्लियर? यहाँ पर मिस्टीरियस की स्पेलिंग सही है, सिम्बायोटिक सही है, हॉलिस्टिकली सही है, गलत है कंटूअर्स। कंटूअर में यहाँ CONTOURS आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, students should have a good vocabulary to write an essay effectively. स्टूडेंट्स को एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, राइट। यहाँ देखो गुड, ये तो GOOD होगा, राइट होगा WRITE,
वोकैबलरी की होगी VOCABULARY, वोकैबलरी। राइट आंसर होगा इफेक्टिवली, इफेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड नहीं था, करेक्टली स्पेल्ड था, ये ध्यान से देखें। ये तीनों तो इनकरेक्ट थे, करेक्ट है इफेक्टिवली। नेक्स्ट, यहाँ इनकरेक्टली ढूंढना आपको, इट इज बियॉन्ड माई कॉग्निटिव कैपेसिटी। ये मेरी जो मेंटल प्रोसेस, मेंटल जो अंडरस्टैंडिंग की जो समझ है, मतलब जो मेरी मेंटल कैपेसिटी, एबिलिटी है किसी चीज को समझने की, कॉग्निटिव सही वर्ड होता है ये। कॉग्निटिव नहीं होता, कॉग्निटिव होता है। कॉग्न का मतलब होता है रूट वर्ड में नॉलेज, जैसे कॉग्निजेंट बनता है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, क्या होता है, कॉग्निजेंट। कॉग्न का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, नॉलेज होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉग्निटिव आएगा, कॉग्निटिव नहीं आएगा। तो सही स्पेलिंग बनेगी COGNITIVE। कैपेसिटी सही है, मैथमेटिकल सही है, प्रॉब्लम्स भी सही है। मेंटल प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग क्या होता है, कॉग्निटिव, समझ। कॉग्निटिव मतलब नॉलेज, समझ, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, which has been incorrectly spelled, Mrs. Lal taught me English grammar। ये स्पेलिंग बहुत बार बच्चे गलत लिखते हैं और वो गलती में बहुत बार GRAMMER लिखते हैं, जो इसमें तो नहीं दिया हुआ है, ये बहुत गलत है। आपको ग्रामर पढ़ रहे हो तो ग्रामर की स्पेलिंग तो एटलीस्ट सही आनी चाहिए। GRAMMAR इज ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर। क्लियर, नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड नहीं, यहाँ पर आपको सही वर्ड, इन चारों में से सही वर्ड जो कि स्पेलिंग जिसकी सही है, मीनिंग के अकॉर्डिंग सही है, उसको पुट करना है। दे न्यू दैट द स्टॉक ऑफ द फूड, वो जानते थे कि स्टॉक जो है, फूड का स्टॉक है, वॉज गेटिंग रिड्यूस्ड, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉज गेटिंग रिड्यूस्ड, एंड द फंड, और जो फंड है, फॉर दैट, उसके लिए, वॉज नॉट इनफ फॉर द नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक के लिए इनफ नहीं है। ठीक है, तो यह फंड कौन सा फंड, फंड जिसको अवेयर किया गया है, अलर्ट का मतलब किसी को अवेयर करना, अलर्ट करना, तो फंड को अलर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, फंड को असर्ट, असर्ट का मतलब होता है फर्मली किसी चीज को बोलना कि जो चीज सही हो, ट्रू हो, असर्ट करना किसी स्टेटमेंट को, वो भी नहीं हो सकता। अबंडन, अबंडन का मतलब होता है लीव, त्याग देना, छोड़ देना। अबंडन मतलब लीव, त्याग देना, छोड़ देना। ए मीन्स नॉट, बंधन यानी बंधन, जिसपे कोई बंधन नहीं है, जिसको त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है, डिजर्ट कर दिया गया है, दैट इज अबंडन। तो फंड को डिजर्ट कर दिया गया है, ये बात भी नहीं हो रही है। राइट आंसर होगा अलॉटेड। अलॉटेड का मतलब होता है कि जो फंड दिया गया है, कोई टाइम, मनी, पैसा जो है, वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया जाता है। जैसे इस एग्जाम को करने के लिए आपके पास 30 मिनट्स का टाइम अलॉटेड है, ये आपको अलॉट किया, फंड अलॉट किया गया, ये जगह अलॉट की गई है, टाइम, मनी, पैसा, प्लेस, वो क्या किया जाता है, अलॉट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अलॉटेड। क्या होगा मेरे बच्चे, अलॉटेड। ठीक है, अलॉटेड टाइम बहुत बार मिलेगा आपको कोलोकेशन में, अलॉटेड टाइम। Clear? Next, will Ramya had completed that work by 2025? 2025 तक क्या राम्या इस वर्क को कंप्लीट कर लेगा, क्वेश्चन बन रहा है ना। ठीक है, तो बाय ये क्या बताते हैं, फ्यूचर में, फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, फ्यूचर में किसी एक्शन के होने का टाइम बताना। ठीक है, बाय नेक्स्ट वीक, बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ जनवरी, बाय द एंड ऑफ फरवरी।
ठीक है, यानी फ्यूचर में आपको एक टाइम दिया जाता है कि उस टाइम तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे शी विल हैव कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट, वो ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेगी। शी विल हैव कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक तक वो ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लेगी। तो ये किसको शो करता है? इट शोज कौन सा टेंस है ये? इट शोज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है? देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की 3 स्ट्रक्चर बनती है। मैं बच्चों को टेंस में एक्टिव, पैसिव, हेल्पिंग तीनों स्ट्रक्चर्स बताती हूँ, ठीक है। एक स्ट्रक्चर सबसे पहली है हेल्पिंग वर्ब अलोन, जिसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन, विल शैल हैव बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, पहली स्ट्रक्चर। एक्टिव में दूसरी स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। जब सब्जेक्ट डूअर होता है तब कौन सी स्ट्रक्चर आएगी? एक्टिव। जब कोई डूअर नहीं है, अवस्था बताई जा रही है, तब कौन सी स्ट्रक्चर आती है? हेल्पिंग। और जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तब बनती है पैसिव, जो बनती है सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड, विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर? तो यहां देखो, विल के बाद में यह हैड दिया है, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहां क्या बनेगी स्ट्रक्चर? देखो, अगर ये स्ट्रक्चर किस में होती? नॉर्मल होती, असर्टिव सेंटेंस होता, तो क्या बनता? राम्या विल हैव कंप्लीटेड। अगर नॉर्मली बनाते तो राम्या विल हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2025 तक राम्या वो वर्क कंप्लीट कर लेगा। और जब हमें इंटरोगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं। तो क्या बना? विल राम्या हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2025। ठीक है, यही सेंटेंस है। तो यहां पर हमें हैड को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? हैव से। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? और सीपीओ में हर पेपर में ये फ्यूचर परफेक्ट के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, टेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और टेंस की अगर आपको स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से आती है तो कभी भी एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे हमेशा ध्यान देना है। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट, हाँ, माय एल्डर ब्रदर yesterday had took my Facebook password। मेरे बड़े भाई ने कल मेरा फेसबुक का पासवर्ड ले लिया। ठीक है, देखो, had took तो किसी भी केस में नहीं आ सकता। had took क्यों नहीं आ सकता? कि had के साथ में क्या आती है? वर्ब थर्ड आती है। ठीक है, took कौन सी फॉर्म है? वर्ब सेकंड फॉर्म है। take वर्ब फर्स्ट, took वर्ब सेकंड और taken वर्ब थर्ड। take, took और taken, राइट? take, took और taken। क्लियर है? तो had प्लस वर्ब सेकंड कोई स्ट्रक्चर हो नहीं सकती। had took, had प्लस took क्या बन गया? had प्लस वर्ब सेकंड, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकती। अगर हमें पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट लेना है तो had taken आएगा।
ये कौन सा टेंस हो गया है? पास्ट परफेक्ट, राइट। अब आप ये सोच रहे हो कि मैम यहाँ पर यस्टरडे गिवन है, पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में पास्ट का भी पास्ट होता है। जनरली दो एक्शन दिए जाते हैं, एक एक्शन जो पास्ट के पास है वो पास्ट सिंपल में आता है, और जो पास्ट से पुराना है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया, तो पास्ट परफेक्ट में आया और नया एक्शन पास्ट सिंपल में आया। तो जनरली पास्ट परफेक्ट टेंस को बताने के लिए हम दो सेंटेंस लेते हैं, राइट। बट यहाँ पर एक ही सेंटेंस दिया है, तो हम इसको पहली चीज तो हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं, टेक टुक की जगह टेकन कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब इसको हमें थोड़ा ब्रॉडर सेंस लेना पड़ेगा। ब्रॉडर सेंस का मतलब है कि जैसे जब तक मुझे रियलाइज हुआ, आई रियलाइज, बाय द टाइम आई रियलाइज्ड, रियलाइज किस में आ गया? पास्ट सिंपल में। मैंने रियलाइज किया तब तक मेरा भाई पहले ही मेरा पासवर्ड ले चुका था, तो पहले उसने पासवर्ड ले लिया, बाद में उसे एहसास हुआ, अगर हम इसको ब्रॉडर सेंस में देखें तो। और सिंपली अगर हम इसको एक ही सेंटेंस में यस्टरडे के और एक ही सेंटेंस के वे में देखें कि यहाँ दो सेंटेंस गिवन नहीं है, तो हम सिंपली टुक भी लेंगे तो भी ये सेंटेंस सही है, ठीक है। टुक भी सही है टेकन थोड़ा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है तो वो भी सही है। तो राइट आंसर जो है वो एरर हो जाएगा आपके बी पार्ट में। क्लियर? नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन द राइट टाइम। स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट किया गया कि वो राइट टाइम पे आएंगे, इन द राइट टाइम नहीं होता, एकदम टाइम पे आने के लिए एकदम तब तो आता है ऑन टाइम। He always arrived on times for meetings, ठीक है, वो हमेशा मीटिंग में टाइम पे आता है। He always आता था, he always arrived on time for meetings, वो मीटिंग्स के लिए टाइम पर आता था। He arrives on time for meetings, बिल्कुल टाइम पे आना, पर on the right time फ्रेज नहीं है, ठीक है। इन द राइट टाइम ये सही फ्रेज है, एट द राइट टाइम सही फ्रेज क्या बनता है? एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही समय पर। जैसे द मेडिसिन शुड बी, मेडिसिन को कहाँ लेना, कब लेना चाहिए? एट द राइट टाइम, ठीक है। मेडिसिन शुड बी टेकन एट द राइट टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। तो एट द राइट टाइम मतलब जिस चीज का जो काम करने का बिल्कुल सही समय हो, उसके लिए क्या आएगा? एट द राइट टाइम, ठीक है। तो इनको रिप्लेस करेंगे किससे? एट से, कि बिल्कुल स्पेसिफिक बताना चाहते हैं जब हम किसी चीज को, तो जनरली हम क्या लेते हैं? एट लेते हैं, ठीक है। जब हम किसी चीज को स्पेसिफिक करना चाहते हैं फ्रेज के कॉन्टेक्स्ट में, तब एट लेते हैं। नेक्स्ट, we will have been know the result of the CAT exam by next week। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया है और ये अभी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत डिटेल से कर चुके हैं, वैसा ही ये दूसरा क्वेश्चन है। बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय जनवरी, बाय फेब्रवरी, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, ये सारा जो भी फ्रेजेस है, जो टाइम है, ये किस में आता है? फ्यूचर परफेक्ट में आता है, ठीक है। विल हैव बीन, नो हो ही नहीं सकता, नो की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए नोन, वर्ब थर्ड, पहली चीज। बीन लेंगे तो ये पैसिव बन जाएगा, पैसिव हमें बनाना ही नहीं है। क्यों? सेंटेंस का भाव है वी विल हैव नोन, हम रिजल्ट जान जाएंगे, द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक, हमें जानना दिया जाएगा। पैसिव नहीं है ना, सेंटेंस क्या है? एक्टिव है। एक्टिव है तो बीन को हटाएंगे, यहां से क्या बनेगा? विल हैव नोन, क्या बनेगा? विल हैव नोन। क्लियर है बच्चे? क्या बन जाएगा? विल हैव नोन। टेंस की स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही पेपर में दो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली फ्यूचर परफेक्ट से एज इट इज दे दिए हैं।
सीपीओ के पेपर में ऐसा बहुत हुआ है कि एक ही तरह के 2 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जैसे मैलिस वाला भी हमने पिछले में किया, एनिमोसिटी, बिटरनेस, हेटर्ड वाला, वो भी 2 बार रिपीट था। वैसे ये फ्यूचर परफेक्ट का कॉन्सेप्ट भी 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनको माइंड में रखते चलना है, क्योंकि अभी एग्जाम भी आने वाला है। अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा 15 फ़रवरी को, तो अभी जो लेटेस्ट में जो एग्जाम है सीपीओ का वही होने वाला है। सबसे पहले अगर हम देखें तो एसएससी का सीपीओ का ही एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करते चलना है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, the unexpected turn beside the project put the company in a financial crisis। ये जो अनएक्सपेक्टेड मूव या अनएक्सपेक्टेड टर्न जो है इस प्रोजेक्ट में, वो कंपनी को बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल देगा। ठीक है, तो अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं, इसका मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड टर्न प्रोजेक्ट के बगल में, बिसाइड द प्रोजेक्ट। बिसाइड का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू, बगल में। बगल में तो प्रोजेक्ट के बगल में थोड़ी होगा, प्रोजेक्ट में ही होगा ना। अनएक्सपेक्टेड टर्न कहाँ करेंगे? प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे, अंटिल जब तक कि टाइम का कोई भाव ही नहीं है, बीच में बिटवीन नहीं आएगा। इन द प्रोजेक्ट, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा? इन आएगा। किसके अकॉर्डिंग? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अकॉर्डिंग। बिसाइड द प्रोजेक्ट नहीं आकर के क्या आएगा? इन द प्रोजेक्ट। क्या बना? द अनएक्सपेक्टेड टर्न इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में अनएक्सपेक्टेड टर्न पुट द कंपनी, कंपनी को पुट कर देगा, डाल देगा कहाँ पर? एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में। ठीक है। नेक्स्ट, वी ऑल शुड रेस्पेक्ट ईच अदर। देखो, ईच अदर और वन अनदर। अगर हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो मॉडर्न इंग्लिश बोलती है कि जहाँ ईच अदर आ सकता है वहाँ वन अनदर भी आ सकता है, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज तो जैसे राम एंड श्याम शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, तो भी सही है। वी ऑल रेस्पेक्ट वन अनदर, तो भी सही है। वी ऑल रेस्पेक्ट ईच अदर, तो भी सही है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश। बट प्रॉब्लम इज कि एसएससी अभी भी ट्रेडिशनल इंग्लिश को मानती है। एसएससी अभी भी ट्रेडिशनल इंग्लिश को मानती है, एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल इंग्लिश ईच अदर इज यूज फॉर टू एंड वन अनदर इज यूजफुल मोर देन टू। ठीक है। बोथ शोज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ, यानी एक का दूसरे के, फिर दूसरे का पहले के साथ। 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हैं तो एक का दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे के साथ। पहले, तीसरे, चौथे, पांचवे, सबका एक दूसरे के साथ। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होता है? एक दूसरे के साथ। यहां पर बोला है वी ऑल शुड रेस्पेक्ट, हम सभी को, हम सभी की बात कर रहा है, वी की बात कर रहा है, हम सभी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज डिफाइन नहीं है कि 2 की बात हो रही है या मोर देन 2। ठीक है, यहाँ कोई 2 को डिफाइन नहीं किया गया है, तो हम यही मानेंगे कि हमें नहीं पता है कितने हैं, तो यहाँ क्या आएगा? वन अनदर। अगर 2 होता तो वो यहाँ लिख कर देता कि जेम्स एंड जॉन, जेम्स एंड रिकी, मिक्की, जो भी है, तो लिखा नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो क्या होगा? मोर देन 2 होगा, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशन वैसे भी नहीं है। एक और दिमाग लगाने वाली बात है, नो सब्स्टिट्यूशन है नहीं तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हमें करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? वन अनदर। क्लियर है? नेक्स्ट, You can become confident to speak English within 1 year। तुम इंग्लिश बोलने में 1 साल में कॉन्फिडेंट हो सकते हो। तो कॉन्फिडेंट के साथ में टू स्पीक नहीं आता, इन्फिनेटिव नहीं आता, कॉन्फिडेंट इन समथिंग होता है। कॉन्फिडेंट इन समथिंग, कॉन्फिडेंट इन समथिंग, किसी चीज में कॉन्फिडेंट होना। कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, तो राइट आंसर देखो। कन्विंस्ड का मतलब होता है किसी को राजी करना, परसुएड करना, मनाना, कन्विंस करना, परसुएड करना। ठीक है। अश्योर करना,
दोबारा अश्योर करना, ये दोनों नहीं आ सकते, ना तो अश्योर और ना ही रीअश्योर, दोनों ही नहीं आएंगे। राइट आंसर आएगा कॉन्फिडेंट इन समथिंग। आप बोल रहे हो कि मैम कॉन्फिडेंट कैसे बोल रहे हो? बच्चे कॉन्फिडेंट जो होता है ना वो ए वाला होता है। होमोनिम्स में ये चीज हमने की थी, कॉन्फिडेंट ANT, जिसको आप फेथ करके अपने मन की बात शेयर करते हो, ठीक है, जो आपका राजदार मान सकते हो, कॉन्फिडेंट होता है, ये होता है कॉन्फिडेंट ENT। क्लियर? नेक्स्ट, पॉलिटिक्स एंड मनी। पॉलिटिक्स और मनी गो टुगेदर इन दिस कंट्री। इस कंट्री में पॉलिटिक्स और मनी, कहने का मतलब है साथ जाते हैं ऐसा नहीं है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग है कि पॉलिटिक्स और मीनिंग एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, एक का दूसरे पे बहुत क्लोजली इम्पैक्ट है, बहुत क्लोजली इंट्रिंसिक जो बिहेवियर है उस तरह से रिलेटेड है। तो इसके लिए इडियोमैटिक फ्रेज यूज होता है, गो हैंड इन हैंड। गो हैंड इन हैंड इज एन ईडियम, एक ईडियम है। हाथ में हाथ, हाथ से हाथ, यानी बहुत क्लोजली रिलेटेड होना, क्लोजली रिलेटेड, यानी पॉलिटिक्स और मनी जो है वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। जो इडियम्स होते हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब आप बोलोगे हाथ बोलें या आर्म बोले, क्या फ़र्क है मैम? गो आर्म इन आर्म भी तो हो सकता है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन आप ये लॉजिकली सोच रहे हो। ईडियम्स में क्या होता है, जो ईडियम बन गया, जहाँ हैंड आ गया वहाँ हैंड ही रहेगा, जहाँ इन आ गया वहाँ इन ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ ये बोलना चाहता है कि पॉलिटिक्स और मीनिंग मनी इस कंट्री में बहुत आपस में रिलेटेड है, क्लोज रिलेटेड है, इंट्रिंसिक है, वो आपस में मतलब नेचुरली वो एक दूसरे से रिलेटेड है। इंट्रिंसिक को हम बोल सकते हैं बहुत नेचुरली एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसके लिए फ्रेज यूज होता है गो हैंड इन हैंड। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ, आगे क्लोज टेस्ट देखते हैं आप। क्लोज टेस्ट की बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपके पास भी क्लोज टेस्ट भी है, जंबल भी है, पैसेज भी है। जिनको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो ये बुक ले सकते हैं। हाँ, ये क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में आपको सबसे पहले पूरे पैसेज, या जब भी पैसेज हो या क्लोज टेस्ट हो, सबसे पहले आपको पूरा पैसेज, पूरा क्लोज टेस्ट रीड करना है। इससे आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग की हेल्प मिलती है, क्या आंसर आएगा उसकी नॉलेज होती है, वो सारे वर्ड्स आपके माइंड में आ जाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले पैसेज हो गया, देन इसके बाद में ये क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे, जो भी आपके आंसर्स हैं वो मेरे आंसर और मेरी लॉजिक के साथ मैच करेंगे। क्लियर? ठीक है, अब देखो ये जो क्लोज टेस्ट है आपका, ये क्लोज टेस्ट है स्वान के बारे में। ठीक है, इसको स्वान या स्वॉन भी बोलते हैं। ब्रिटिश में स्वॉन और नॉर्थ अमेरिकन में स्वान। स्वैन नहीं होता, हंस। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? हंस। क्लियर? Swans are large water birds. Swans क्या है? Large water birds है। Water birds का मतलब जलीय पक्षी। ठीक है, अगर देखो हम एक किसी वर्ड की बात करें, जैसे वाटर की बात करते हैं, तो एक वर्ड जो होता है वो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है। जैसे अब मैं आपको बोलूं वाटर द प्लांट्स, इसका मतलब यहाँ पर वाटर क्या है? प्लांट्स को वाटर दो। वाटर क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां वाटर क्या है? नाउन है। ठीक है, यहाँ एक्शन की बात हो रही है तो वर्ब है, यहां क्या हो गया? नाउन है। और वाटर बर्ड, वाटर बर्ड यानी जलीय पक्षी, तो बर्ड क्या होता है? नाउन। वाटर क्या कर रहा है? बर्ड की विशेषता बता रहा है कि कैसा बर्ड? जलीय बर्ड, वाटर बर्ड। तो वाटर क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही वर्ड सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द यूसेज, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहां वाटर क्या हो गया है? एडजेक्टिव। क्लियर है बच्चे? अब देखो, swans are large water birds. swans क्या है? बड़े जलीय पक्षी है। that filling the blank to the family Annatidae which also includes ducks and geese.
ऐसी फैमिली, ये जो फैमिली है इसकी एनाटिडी, इससे बिलोंग करते हैं और इसमें डक्स भी हैं और गीज भी हैं। क्लियर? अब ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन, सॉरी ये तो वो आ गया ऑप्शन। हाँ, स्वान्स लार्ज वाटर बर्ड्स हैं जो कि बिलोंग्ड, बिलोंगिंग, बिलोंग्स और बिलोंग करते हैं। दैट, देखो दैट, ये जो कंजक्शन है ये किसके लिए आया है? बर्ड्स के लिए। ठीक है, बर्ड्स के लिए। अब यहां पर जब इस तरह का ऑप्शन होना तो ये ग्रामर से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड? ग्रामर से। यहां हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट है, जो बिलोंग करते हैं, जो बिलोंग करते हैं। तो यहां बर्ड्स क्या है? प्लूरल है। कैसा नाउन है? प्लूरल है। तो प्लूरल नाउन है बर्ड्स, तो यहां आने वाली वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल। क्योंकि हम ये रिलेटिव प्रोनाउन में कंजक्शन में पढ़ते हैं कि जो नाउन पहले यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब आती है। तो यहां पर बर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। तो बिलोंग्स तो नहीं आ सकती। बिलोंग्स कौन सी कैटेगरी में चला गया? ग्रामेटिकली रॉन्ग। राइट? बिलोंग्स कब आता? जब एक बर्ड होता, एक बर्ड होता तो हम क्या ले लेते? बिलोंग्स। लेकिन यहां पर क्या है? बर्ड है। ठीक है, फिर देखो बिलोंग्ड की बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में। ये नहीं आ सकता। अकेला बिलोंगिंग, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। अकेला बिलोंगिंग नहीं आ सकता, ये भी क्योंकि वर्ब के साथ आता है, वर्ब आईएनजी, तो ये नहीं आ सकता। बिलोंगिंग्स अगर हम बात करें तो जो हमारे पोजीशंस होते हैं उनको बिलोंगिंग्स बोलते हैं, तो ये भी नहीं हो, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। राइट आंसर क्या होगा? बिलोंग। और बिलोंग के साथ में क्या यूज होता है? टू। बिलोंग टू समथिंग। क्लियर? तो स्वान्स आर लार्ज वाटर बर्ड्स, स्वान्स लार्ज वाटर बर्ड्स हैं जो बिलोंग करते हैं फैमिली एनाटिडी से, जो जिसमें और इंक्लूड है कौन कौन? डक्स और गीज। फिर बोल रहा है दे जो है किसके लिए आया है? स्वान्स के लिए। दे फिलिंग द ब्लैंक फॉर देयर ब्यूटी, वो अपनी सुंदरता के लिए, अपनी ग्रेस के लिए, और कई बार यूज और ऑफन यूज्ड एज, यूज किए जाते हैं एज सिंबल्स ऑफ लव, लव के सिंबल के रूप में, जैसे हंसों की जोड़ी बोलते हैं। फिडेलिटी यानी लॉयल्टी, और एलिगेंस के रूप में। सुंदरता, बहुत एलिगेंट होते हैं, बहुत लॉयल है, उसके लिए उस सिंबल के रूप में जाने जाते हैं कौन? स्वान्स। क्लियर है? अब देखो यहां पर ये जो नॉन की ये जो सारी फॉर्म्स गिवन है, ये सारे टेंस के वेरिएशंस है। टेंस के वेरिएशन है, यानी ये पैसेज, ये जो क्लोज टेस्ट है, इसमें ग्रामर पे बेस्ड बहुत एरर दिए। तो ग्रामेटिकली हमें देखना है कि इन चारों में से क्या आएगा। ठीक है, पहली चीज हैव नोइंग तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती है, तो इसको हटा दो। हैव नोइंग कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, हैव बीन नोइंग हो सकता है, और नो को जनरली आईएनजी में हम चेंज नहीं करते हैं, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर आता है वर नोन। वर नोन में क्या दिक्कत है? ये पास्ट का है, जबकि सेंटेंस किस में चल, पैसेज किस में चल रहा है? प्रेजेंट में, तो ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। ठीक है, हैड नोन किसको बताता है? पास्ट परफेक्ट को। किसको बताता है? पास्ट परफेक्ट को, तो ये भी क्या हो गया? ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? आर नोन। आर नोन। इसकी एक हिंट और हमारे पास है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बहुत बार समझाया है, यहां देखो, दे आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड ग्रेस एंड आर ऑफन यूज्ड। अब ऑफन को भूल जाओ एक बार के लिए, आर यूज्ड, तो ये किसके लिए है? दे आर यूज्ड एज सिंबल्स ऑफ लव, तो उसी के पैरेलल आर प्लस वर्ब थर्ड, उसी के अकॉर्डिंग आर प्लस वर्ब थर्ड आएगी। तो ये हमें किससे पता चला? फॉरवर्ड रीडिंग से। इससे हम अपने आंसर के लिए और भी श्योर हो गए। क्लियर? फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है बच्चे? आगे चलो,
दे आर ऑल्सो फेमस फॉर देयर, वो फेमस है, वो फेमस भी है किसके लिए, देयर फिलिंग द ब्लैंक फीचर्स, उनके फीचर्स के लिए वो फेमस है। जैसे फीचर्स क्या है, लॉन्ग नेक्स, लार्ज विंग स्पैन्स, स्ट्राइकिंग वाइट फेदर्स, लंबी गर्दन के लिए, जो विंग्स है उनका जो फैलाव है उसके लिए, एक साइड से दूसरे साइड पे जो जितना वो फैल सकते हैं विंग स्पैन, और जो स्ट्राइक करने वाला वाइट, जो इतना सुंदर वाइट कलर जो होता है, बिल्कुल क्लियर सा, बहुत ही एलिगेंट सा, ग्रेसफुल सा वाइट कलर होता है, तो उस चीज के लिए वो फेमस है। क्या ऐसे फीचर्स दूसरे किसी बर्ड्स के लिए होते हैं? जनरली नहीं होते हैं। तो याद देखो, सिमिलर फीचर्स, तो फेमस किसी सिमिलैरिटी के लिए तो फेमस नहीं हो सकता। जब भी कोई चीज फेमस होती है तो वो अपने यूनिक, अपनी डिफरेंट चीज, डिफरेंट उसके अंदर कुछ है तब वो फेमस होती है। तो ये तो नहीं होगा, ये इररेलेवेंट हो गया, ठीक है, इसको हम फैक्चुअली रॉन्ग भी बोल सकते हैं। फिर फाइनाइट फीचर, फाइनाइट मतलब लिमिटेड, ठीक है, तो लिमिटेड फीचर्स के लिए भी फिक्स नहीं, फेमस नहीं हो सकता। हाँ, पॉपुलर फीचर और डिस्टिंक्टिव फीचर, ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पॉपुलर यहाँ रेड हेरिंग है, राइट आंसर डिस्टिंक्टिव है। क्यों? क्योंकि पॉपुलर, दे आर पॉपुलर, उनके फेमस किसी बोला गया कि हाँ पॉपुलर है वो इंसान या वो चीज बहुत पॉपुलर है, तो पॉपुलर तो उसने पहले ही बोल दिया कि वो फेमस है, लेकिन किस चीज के लिए, उसके जो फीचर्स है उनकी क्या क्वालिटी है, उसकी फीचर की क्वालिटी है कि वो डिस्टिंक्टिव है, यानी यूनिक है, क्योंकि उसके पास यूनिक फीचर्स हैं जो बाकी दूसरे बर्ड्स में, बाकी दूसरे एनिमल्स में हमें जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो कुछ क्वालिटीज, जो कुछ फीचर्स हैं, दैट इज डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जो उसको दूसरों से अलग करते हैं, जो उसको दूसरे बर्ड से अलग करते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर्स हो गया, राइट, डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस हो गया, डिस्टिंक्टिव स्टाइल हो गया, ये कोलोकेशन है डिस्टिंक्टिव के, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस, डिस्टिंक्टिव स्टाइल, डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज, ठीक है, ये कोलोकेशंस आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। फिलिंग द ब्लैंक, नॉट ऑल स्वान्स स्पीसीज आर वाइट, ठीक है, अब ये बोल रहा है, अभी तो किसने व्हाइट की बात करी, व्हाइट फैदर्स, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सारी स्वान स्पीसीज व्हाइट नहीं होती है, ठीक है। द ब्लैक स्वान भी होते हैं। फिलिंग द ब्लैक हैज ब्लैक फेदर्स विद द रेड बिल, जिनके फेदर्स ब्लैक होते हैं और जिनकी चोंच लाल होती है। क्लियर? अब देखो यहां पर सी ऑप्शन को देखो, जो पूरी तरह से इररेलेवेंट है। क्यों? ये बोल रहा है फॉर्मरली का मतलब होता है पहले, तो इसमें पैसेज में ऐसा नहीं बोल रहा है कि पहले ब्लैक थे अब व्हाइट है, या पहले व्हाइट थे अब ब्लैक है, तो पहले की बात नहीं हो रही है, टोटली इररेलेवेंट हो गया, ठीक है। बिकॉज नॉट ऑल स्पीसीज आर व्हाइट, क्योंकि सारी स्पीसीज व्हाइट नहीं है, रीजन तो कुछ बताया ही नहीं जा रहा है, ये भी इररेलेवेंट हो गया, यानी जिसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं है, राइट। फिर आता है कॉन्सिक्वेंटली जनरली किसी रिजल्ट को शो करता है, रिजल्ट शो करता है कौन? कॉन्सिक्वेंटली, ऐसा हुआ फिर इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए, ये उसका रिजल्ट हुआ, ये उसके परिणाम हुए, तो कॉन्सिक्वेंटली यहां पर नहीं आएगा, राइट आंसर आएगा हाउएवर। क्यों? जो क्या शो करता है? कॉन्ट्रास्ट, क्या शो करता है? कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। ये बोल रहा है यद्यपि सारी स्वान स्पीसीज व्हाइट नहीं होती, ब्लैक भी होती हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन को, विरोधाभास को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मैंने सोचा था, आई थॉट द टेस्ट, मैंने सोचा था द टेस्ट वुड बी डिफिकल्ट, टेस्ट बहुत डिफिकल्ट होगा। I thought the test would be difficult. However, it
however it turned out to be quite easy. ये कैसा प्रूव हुआ? बहुत इजी. ठीक है, तो क्वाइट इजी, तो क्या यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन की, सोचा था बहुत डिफिकल्ट लेकिन बहुत इजी, तो हाउएवर हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट, यद्यपि सारी स्वान स्पीसीज व्हाइट नहीं होती है, द ब्लैक स्वान में ब्लैक फेदर्स, रेड बिल होती है, और स्वान्स आर फाउंड, देखो आर फाउंड, आर नोन, ये क्या है स्टूडेंट्स? फॉरवर्ड रीडिंग. क्या है? फॉरवर्ड रीडिंग. On every continent, swans are found on every continent and are known. आगे फिर दोबारा ये आपके आ गया, are known for their strong pair bonds. और जाने जाते हैं किसके लिए? एवरी कॉन्टिनेंट में मिलते हैं और जाने जाते हैं उनके स्ट्रॉन्ग पेयर बॉन्ड्स के लिए. They met for life and can live up to 20 years. ठीक है, अब देखो यहां पर आगे पूछा स्वान फिलिंग द ब्लैंक हैज ब्लैक. स्वान की ब्लैक, जो ब्लैक स्वान है उसकी ब्लैक फेदर्स होती है. तो सबसे पहले चलो, ब्लैक स्वान इन एडिशन, बिल्कुल इररेलेवेंट है, इन एडिशन ब्लैक नहीं बोल रहा है. ब्लैक स्वान आफ्टर ऑल मतलब सभी के बाद, बिल्कुल इररेलेवेंट है. ऑफ कोर्स होता है जो चीज ऑब्वियस हो, ऑब्वियस कि ब्लैक है तो ब्लैक फेदर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ब्लैक कलर का कोई दूसरा फीचर्स भी हो सकता है, ब्लैक टांग हो सकती है, ब्लैक गर्दन हो सकती है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो इसको हम रेड हेरिंग में ले सकते हैं. राइट आंसर होगा फॉर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत सारे एनिमल्स, जैसे many animals are endangered. ठीक है, खतरे में है. many animals are endangered मतलब बहुत सारे एनिमल्स क्या है? खतरे में है. For example the tiger is facing the threat of extinction. ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल कि ब्लैक स्वान फॉर एग्जाम्पल जिसके ब्लैक फेदर्स हैं और रेड बिल है. क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब आगे चलते हैं. ये आपकी क्लोज टेस्ट, जंबल और पैसेज की बुक्स हैं जो आपको कॉम्प्रिहेंशन में इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत हेल्प करती हैं. ठीक है, आपको अगर बहुत ज़्यादा आप वीक हो कॉम्प्रिहेंशन में और आपको और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो इन बुक्स को आपको ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए. और जहाँ से भी आप परचेज करें 5 स्टार रेटिंग और अच्छा सा रिव्यू आप लिखें मेरी मेहनत के लिए बस. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट पैसेज की बात करते हैं. सबसे पहले पैसेज को पूरा पढ़ेंगे. ठीक है, ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं है. क्वेश्चंस क्या है वो देखने हैं. टोन का क्वेश्चन पूछा है, टोन क्या है, सेंट्रल आइडिया पूछा है, स्ट्रक्चर पूछी है. ठीक है, और एंटोनिम, परवेसिव का एंटोनिम पूछा है और प्रायोरिटी का एंटोनिम पूछा है. तो आप देखो मतलब पैसेज पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है. आपको पैसेज पढ़ना है, उसकी थीम, सेंट्रल आइडिया, टोन देखनी है और उसके बाद में एंटोनिम्स, 2 एंटोनिम्स पूछे हैं. यानी अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछने की बजाय वोकैबुलरी के 1-2 क्वेश्चन, थीम, टोन, टाइटल, सेंट्रल आइडिया, स्ट्रक्चर्स यही पूछ रहे हैं. ठीक है, हाँ स्टार्ट करते हैं. As the world's population approaches 8 billion, इससे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कहाँ पहुंच रही है? 8 बिलियन पे पहुंचने की हो रही है. एंड रिसोर्सेज यूज इंटेंसिफाइज, और रिसोर्सेज के यूज इंटेंसिफाई हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. पॉल्यूशन जो है वो मोर एक्सटेंसिव हो गया है, परवेसिव हो गया है और परसिस्टेंट हो गया है. एक्सटेंसिव मतलब बहुत लार्ज एरिया को कवर कर लेना, परवेसिव मतलब जो वाइड स्प्रेड होना, कॉमन हो जाना, बहुत ज़्यादा फैल जाना, वाइड स्प्रेड, और परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यू बने रहना. ठीक है, तो पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा फैल गई है और कंटिन्यू बनी हुई है और वाइड स्प्रेड हो गई है. इट
इट इज यूज फॉर पॉल्यूशन। इट किसके लिए आया है? पॉल्यूशन के लिए। कि पॉल्यूशन अफेक्ट कर रहा है हमारी हेल्थ को, हमारी हेल्थ को पॉल्यूशन अफेक्ट कर रहा है। कैसे कैसे? जो हम खाना खाते हैं, थ्रू द फूड वी ईट, जो हम खा रहे हैं उससे। द वाटर वी ड्रिंक, वो भी पॉल्यूटेड है, वो पानी पी रहे हैं। और जो सांस हम ले रहे हैं वो सभी क्या है? पॉल्यूटेड हो गई है, यानी पॉल्यूशन की वजह से वो हमारी हेल्थ जो है वो अफेक्ट कर रही है। Next, by 2025, the world cities will produce 2.2 billion tons of waste every year. ये बोल रहा है कि 2025 तक वर्ल्ड की जो सिटीज हैं वो 2.2 मिलियन टन्स जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस करेंगी हर साल। मोर देन 3 times द अमाउंट प्रोड्यूस इन 2009। जो 2009 में जितना प्रोड्यूस होता था ये उसका 3 times है, यानी 3 गुना हो जाएगा। यानी 2009 में जितना वेस्ट था उससे 3 गुना। That said, pollution is not a new phenomenon and is largely controllable and often avoidable. पॉल्यूशन कोई नया फिनोमेनन नहीं है और इसको कंट्रोल किया, लार्जली कंट्रोल किया जा सकता है और ये अक्सर अवॉइडेबल है, जिसको अवॉइड किया जा सकता है। एज शोन इन सम कंट्रीज एंड सिटीज, जैसा कि कुछ कंट्रीज और सिटीज में शो किया गया है। दैट हैव सक्सीडेड, जो कि सक्सीड किया है, जिन्होंने, जो भी विकासशील प्रगतिशील देश है उन्होंने सक्सीड किया है इन डीकपलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिखाई है और उन्होंने पॉल्यूशन और वेस्ट एक्यूमुलेशन को, दोनों चीजों को सेपरेट रखते हुए उन्होंने क्या किया है? इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है। कहने का मतलब है कि जैसे पहले ये मानते थे कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो फिर वेस्ट बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, लेकिन इन कुछ कंट्रीज ने पॉल्यूशन और इनको दोनों चीजों को सेपरेट रखते हुए भी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है। ठीक है। नेक्स्ट, विद द एंड गोल टू इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? जड़ से हटाना, रिमूव करना, कंप्लीटली रिमूव। जड़ से हटाना, कंप्लीटली रिमूव करना, कंप्लीटली रिमूव। ई का मतलब क्या है मेरे बच्चे? ई का मतलब होता है आउट। ई रूट में क्या है? आउट। और रेडिक का मतलब क्या है? रूट, जड़। रेडिक का मतलब क्या है? जड़। यानी किसी चीज को जड़ से उठा फेंकना, किसी चीज को जड़ से हटा देना क्या होता है? इरेडिकेट। क्लियर? तो विद द एंड गोल टू इरेडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ पॉल्यूशन बाय 2030। एंड गोल क्या है? कि पॉल्यूशन को जड़ से हटाना है 2030 तक। द यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वॉज टास्क्ड, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को टास्क दिया गया है बाय द यूएन एनवायरनमेंट असेंबली, यूएन एनवायरनमेंट असेंबली के द्वारा, टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन, कि वो कोऑर्डिनेट करे इम्प्लीमेंटेशन को किसके? ऑफ अ ग्लोबल प्लान। एक ग्लोबल प्लान जो रीइटरेटिंग, मतलब जिसको दोबारा रिपीट किया गया है, रिपीट अगेन, एम्फेसाइज किया गया है कि पॉल्यूशन जो है वो ना केवल एनवायरमेंटल प्रायोरिटी है, सिर्फ एनवायरमेंटल प्रायोरिटी नहीं है, इट्स अ प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी है फॉर द अचीवमेंट ऑफ, अचीवमेंट किसके अचीवमेंट के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। क्लियर? सिंपल है। हाँ, अब चलते हैं। यहाँ पर पूरे पैसेज में किसकी बात हो रही है? पैसेज में एनवायरमेंटल इशू की बात हो रही है। एनवायरमेंटल इश्यूज में जो इशू है दैट इज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की बात हो रही है, राइट? ठीक है, अब देखो टोन ऑफ द पैसेज। टोन, टेक्निकल अगर जहां पर भी टेक्निकल पैसेज होता है वहां पर टेक्निकल टर्म्स और जार्गन्स देता है, टेक्निकल टर्म्स और जार्गन्स। तो यहाँ पर कोई टेक्निकल टर्म्स का यूज नहीं हुआ है तो ये नहीं होगा। ठीक है। फिर आगे हम टोन की बात करें तो ये है सार्कास्टिक। सार्कास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक। तो व्यंग्यात्मक रूप से किसी चीज को बताना, तो ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है।
डॉगमैटिक, डॉगमैटिक का मतलब होता है जो बहुत ही रिजिड बिलीफ के ऊपर हो और अपनी बात पे बिलीफ को किसी को मानता हो, डॉगमा को। ऐसी भी कोई बिलीफ की रिजिडिटी की कहीं पर भी बात नहीं हुई है, नहीं हुई है। राइट आंसर होगा ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक का मतलब होता है मानव कल्याण, जो मानव वेलफेयर पे फोकस करता हो, ठीक है। तो यहाँ पूरे पैसेज में ह्यूमन के ऊपर कि जो ह्यूमन इस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसके कल्याण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए पॉल्यूशन होना सही नहीं है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को हटाया जाना चाहिए। तो वो इट्स द पैसेज इज टोटली रिलेटेड टू द ह्यूमन, एंड ये जो टोन है ये क्या है, ह्यूमनिस्टिक है, ठीक है। ना तो कोई व्यंग्यात्मक है, ना कोई टेक्निकल टर्म्स यूज हो रहे हैं, ना ही ये डॉगमैटिक है। क्लियर। नेक्स्ट, अब आपको बताना है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। सेंट्रल आइडिया होता है कि जो मेन बात पैसेज में हो रही है, पैसेज किस चीज के बारे में मेनली बात कर रहा है, मेनली क्या समझाना चाह रहा है, दैट इज द सेंट्रल आइडिया। क्या होगा ये, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो क्या पैसेज यूनाइटेड नेशंस को बता रहा है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात हुई है, बिल्कुल बात हुई है यूनाइटेड नेशंस की, लेकिन वो सेंटर है जिसके चारों तरफ पैसेज घूम रहा है, जिसके चारों तरफ। अब देखो सबसे पहले पैसेज में कि वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रोच हो रही है 8 बिलियन पे, रिसोर्सेज का यूज, संसाधनों के यूज से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हमने यूएन की तो बहुत बाद में बात की है, ठीक है, जब हमने गोल्स की बात की है तब हमने यूएन की बात की है, राइट। तो यूएन नहीं होगा। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट था कि कुछ सिटीज ने, कुछ कंट्रीज ने इकोनॉमिक ग्रोथ की है, ये बात थी बिल्कुल छोटी सी, तो उसका भी वो सेंट्रल आइडिया नहीं हो सकता। फिर आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पैसेज में एक रीजन दिया है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो रीजन है किस चीज का, पॉल्यूशन का एक रीजन है। जैसे पॉल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ना, संसाधनों का ज्यादा यूज करना, ये पॉइंट रीजन दिया है, राइट। तो मेन पॉइंट क्या है, पॉल्यूशन फ्री प्लैनेट, हमारा प्लैनेट पॉल्यूशन फ्री हो, पॉल्यूशन फ्री, उसके बारे में ही पूरा पैसेज है, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री प्लैनेट हो सकता है, और कोलोकेशन में करें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो सकता है, राइट। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। पैसेज की स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्रिटिक की अगर हम बात करें तो गुड और बैड एस्पेक्ट को डिस्कस करता है कौन, क्रिटिक। गुड और बैड एस्पेक्ट्स को कौन बताता है, क्रिटिक बताता है। तो ये तो मुझे नहीं लगा कि अच्छे एस्पेक्ट तो कुछ है ही नहीं, राइट। डेफिनेशन दी है, पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन ये नहीं होता ये होता है, ऐसा कुछ बात नहीं हुई है, ठीक है। क्रोनोलॉजी इज रिलेटेड, क्रॉन इज रिलेटेड टू टाइम। क्रॉन किससे रिलेटेड है, टाइम। तो टाइम के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग किसी चीजों को बताना, ऐसे इस टाइम फिर ये ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर है कॉज और इफेक्ट। सबसे पहले कारण दिए गए, जनसंख्या बढ़ना, संसाधनों का ज्यादा यूज करना, ये कारण है। इफेक्ट इसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, क्लियर, हमारी हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि खाने में, पानी पीने में, सांस लेने में हम पॉल्यूटेड चीजों को इनहेल कर रहे हैं। तो ये सारा ये जो है ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, परवेसिव मैंने आपको बताया जो वाइड स्प्रेड होता है, कॉमन होता है, वाइड स्प्रेड है, दैट इज परवेसिव, क्लियर। इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, इमोशनल नहीं हो सकता। ऑफेंसिव का मतलब होता है जो अनप्लेजेंट एंड इंसल्टिंग हो, जो इंसल्ट करने वाला या अनप्लेजेंट है, दैट इज परवेसिव, सॉरी दैट इज ऑफेंसिव। जैसे कि ऑफेंसिव बिहेवियर हो सकता है, ऑफेंसिव बिहेवियर
ऑफेंसिव रिमार्क्स। क्लियर? राइट आंसर होगा यहाँ पर लिमिटेड, जो लिमिटेड है, फैला हुआ नहीं है बहुत सारी जगह और चारों तरफ फैला हुआ नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है, ये हो जाएगा परवेसिव का एंटोनिम। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत मेहनत कर से मैं ये क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको दे रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रायोरिटी मतलब जो चीज़ प्रेफरेंस होती है, जो हमारी प्रेफरेंस होती है, जो हमें पहले करना होता है। मेरे पास में 10 टास्क है, पर मेरी प्रायोरिटी क्या है, जो मेरी प्रेफरेंस क्या है, जो मुझे पहले करना है, दैट इज प्रायोरिटी। तो फैक्टर तो पहलू हो गया, पार्ट मतलब किसी चीज का पार्ट, टास्क मतलब कोई काम। तो कोई चीज पहले करनी है फर्स्ट नंबर पे, कोई चीज लास्ट पे करनी है, तो फर्स्ट इज माई प्रायोरिटी और लास्ट क्या है, 10th क्या हो गया, लास्ट, यानी जो मैं लास्ट में करना चाह रहा हूं, लास्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।